दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी में अब तक टीसीएस द्वारा साइंस से पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग शिफ्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। अभी तक रेलवे एनटीपीसी इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का पीटी और मेंस मिलाकर टोटल 183 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तो सभी शिफ्ट का हम लोग साइंस का शिफ्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सेट नंबर 18 है ना। इससे पहले 17 सेट तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं और ये इस सीरीज का क्लास नंबर 14 है, ठीक है। तो इससे पहले 13 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है, यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू से ही पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को ही कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर से आपको 2 प्रश्न पूछा एनटीपीसी में, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एक तो ये आपका फुल फॉर्म से पूछा जाएगा और एक कोई भी और पूछा जाएगा, ठीक है। तो फुल फॉर्म से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ALU, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। सीपीयू का 3 भाग होता है, ठीक है। मुख्य रूप से सीपीयू के 3 भाग होते हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है। तो ये तीनों को आपको याद रखना है, ये सीपीयू का भाग है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और तीसरा कौन है? मेमोरी यूनिट है ना, MU। तो ये तीनों क्या है? सीपीयू का भाग है। अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये सभी अति महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आपसे पूछा जाएगा रोम का फुल फॉर्म, तो रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। फिर वेन का क्या होगा? तो वाइड वेन है ना, वाइड एरिया नेटवर्क होगा, ठीक है। उसी प्रकार आएगा आपको मेन का फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्यूटर में मेन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। उसी तरह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है USB। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो बस ही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक आएगा कौन सा? URL। URL का फुल फॉर्म कौन सा क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और WWW और HTTP ये दोनों का आविष्कार किसने किया था? टिम वर्नर्स ली ने किया था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन सा आता है मालूम? यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा कि प्रकाश वर्ष जो है ना, ये क्या है? दूरी का इकाई है ना, दूरी मापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रकाश वर्ष क्या है? तो ये दूरी मापने की इकाई है, ठीक है। अच्छा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वो है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो वो है पारसेक है। और 1 पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है ना। 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? डायरेक्ट नॉमेरिकल में क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कि 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है ना। 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। किलोमीटर में बोले तो इसमें क्या करेंगे? 1000 से भागा दे देंगे, यानी कि 12 हो जाएगा यहाँ, है ना, 12 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है GSM का फुल फॉर्म पूछा है, यहाँ क्या होगा? GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, ये होता है GSM का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। GSM का क्या कार्य मालूम? GSM का कार्य है कि विश्व स्तर पर निर्बाध मोबाइल सिस्टम को बनाए रखना। GSM का यही कार्य है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एक क्वेश्चन इसी तरह आएगा जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो ये होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? तो ये भूकेंद्रीय यानी कि पृथ्वी और सूर्य केंद्रीय यानी सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान में डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आरएनए, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए और आरएनए ये दोनों का खोज किया था फ्रेडरिक मीसर। किसने किया था? फ्रेडरिक डीएनए और आरएनए ये दोनों की खोज किया था फ्रेडरिक मीसर ने किया था ना, फ्रेडरिक मीसर, ठीक है। तो ये याद रखना है, फ्रेडरिक मीसर ने किया था 1869 में, है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीसर ने कब किया था? 1869 में किया था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था, ठीक है। अच्छा, डीएनए की इकाई क्या होता है? तो जीन होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि आनुवांशिक सामग्री का वाहक किसे कहा जाता है? तो जीन होता है जो ये आनुवांशिक सामग्री का वाहक होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है किस लिए? तो जंग लगने से बचाने के लिए ना, लोहे पे जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। यानी गैल्वेनीकरण कहा जाता है या तो यसद लेपन कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आ जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? पहले जंग लगने से बचाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि जंग लगने से बचाने के लिए जो जिंक की परत चढ़ाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो यसद लेपन भी कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है ना, गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और कभी क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है, इसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, बराबर रहता है, क्या होता है? तो जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, लोहे में जो जंग लगने वाला बना पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है फेरिसोफेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3H2O, ठीक है। फेरिसोफेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो डैश तापमान बनाए रखने में मदद करती है। ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो डैश तापमान बनाए रखने में मदद करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि ओवन थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो सर्किट पूरा करके तापमान बनाए रखने में मदद करती है ना, सर्किट पूरा करके तापमान बनाए रखने में मदद करती है। अच्छा, तापमान मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वो थर्मामीटर होता है, ठीक है। तापमान बदलने के लिए आपसे न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो तापमान बदलने के लिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलना कैसे? तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, C/5 बराबर K-273 यानी कि केल्विन -273/5 बराबर में फ़ारेनहाइट -32/9, ठीक है। तो जब आपको सेल्सियस दे दे केल्विन में निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अगर केल्विन में दे दिया फ़ारेनहाइट में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। या तो सेल्सियस में दिया हुआ है ना, सेंटीग्रेड में दिया हुआ सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में निकालना है तो ये बराबर ये कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे आसानी से निकाल लीजिएगा। तो ये वाला आपको याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी के निचली कक्षा से किसे आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए कि नासा अंतरिक्ष जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी के निचली कक्षा से किसे आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है? तो ऑप्शन दिया है हमारे चंद्रमा, मंगल ग्रह, या तो शुक्र ग्रह, या तो बुध ग्रह।
तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे चंद्रमा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमारे चंद्रमा। ठीक है, नासा की बात करें तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आ जाता है आपसे कि नासा ये क्या है, तो नासा अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, नासा ने ही चंद्रमा के सतह पर सर्वप्रथम लूना 9 को उतारा था। चंद्रमा पर सबसे पहले नासा ने ही लूना 9 को उतारा था। ठीक है, लूना 9। और नासा ने ही अपोलो 11 को चंद्रमा पर मानवयान सर्वप्रथम भेजने में सफलता पाई थी। यानी कि सर्वप्रथम मानवयान किसने भेजा था, मानवयान तो नासा ने भेजा था, उसका नाम क्या था, अपोलो 11 है ना, अपोलो 11। यही अपोलो 11 है जिससे कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, यही अपोलो 11 से ही गए थे। ठीक है, तो पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले थे कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा थे बज एल्ड्रिन, तीसरा थे कॉनरॉड, है ना, ABC, आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और कॉनरॉड। चंद्रमा पर कदम रखने वाले ये तीनों क्रम से याद रखना है। ठीक, अच्छा, चंद्रमा पर भारत ने चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया था, तो 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में, चंद्रयान 3 2023 में। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आएगा आपसे, पूछेगा कि नासा और इसरो के बीच जो है संयुक्त मिशन, वो क्या नाम है उसका, तो नाम है उसका निसार, है ना, नासा और इसरो। ठीक है, उसका नाम है निसार। ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि डाटा विंड द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था जिसे भारत सरकार द्वारा ई-लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था, तो इसका नाम था आकाश। ठीक है, डाटा विंड द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था, आकाश था, जिसे भारत सरकार द्वारा ई-लर्निंग कंप्यूटर के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, उसका नाम क्या था, आकाश था। ठीक, अच्छा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, ये याद रखना है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था परम 8000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, परम 8000 था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में एक ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है माउस, है ना। कंप्यूटर में ऐसा पॉइंटिंग जो डिवाइस क्या है, वो माउस है ना, जो अपनी सहायक सतह से जो कर्सर होता है संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है, वो है माउस। ठीक है, माउस का आविष्कार पूछा जाता है, माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डगलस एंजल वर्ट ने किया था, डगलस एंजल वर्ट ने किया था माउस का आविष्कार। नेक्स्ट है, सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी का सबूत मिले हैं। सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिला है, तो ये मिला था, कहाँ मालूम, मंगल ग्रह पे मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मंगल ग्रह पे। ठीक है, अच्छा, मंगल ग्रह पे किस गैस का प्रमाण मिला है, तो सर्वाधिक जो मात्रा में गैस का जो प्रमाण मिला है वो मीथेन का। ठीक, CH4, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है, इसका प्रचुरता मिली कहाँ, मंगल ग्रह पे। ठीक है, अच्छा, भारत ने मंगलयान कब लॉन्च किया था, तो मंगलयान जो लॉन्च किया था भारत 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कहाँ से किया था, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अभिकथन और कारण दिया हुआ है। पहला क्या है, चमगादड़ एक स्तनपायी है, ये सही है। चमगादड़ उड़ नहीं सकता, ये गलत है। चमगादड़ उड़ भी सकता है। ठीक है, यानी ए सही है और ये आर गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए सही और आर गलत, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए सच लेकिन आर गलत, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, चमगादड़ क्या, तो मालूम, चमगादड़ उच्च आवृत्ति वाले ध्वनियों यानी कि अल्ट्रासाउंड उत्सर्जित करते हैं जो अब उनके वातावरण में वस्तुओं से टकराती है। नेक्स्ट है, एक मोबियस स्ट्रिप, ये क्या है, एक मोबियस स्ट्रिप क्या है, तो ये है एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है, ये होता है मोबियस स्ट्रिप, है ना। मोबियस स्ट्रिप देखिए ये वाला है, ये होता है केवल एक सतह और एक ही किनारा होता है, मोबियस स्ट्रिप ये वाला, इसे इस आकार को क्या बोला जाता है, मोबियस स्ट्रिप कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे,
तो डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे पक्षी विज्ञानी थे, ये वही हैं, इसे ही कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली, है ना। इसका जो इसको क्या बोलते हैं, सलीम अली के नाम से ये जाना जाता है। तो ये पक्षी विज्ञानी थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ना कि जो भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है, यानी कि भारत के पक्षी पुरुष किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट पक्षी अभ्यारण्य है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। जैसे कि कुलिक पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में मालूम? कुलिक पक्षी अभ्यारण्य ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है, याद रखना है। कुलिक पश्चिम बंगाल, ये कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और भी यहाँ पर है, याद रखना है। जैसे कि कोडिन्य पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में। नल सरोवर गुजरात में है। रंगन थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। और मायानी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। और हरियाणा में है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, है ना। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य पूछे कहाँ है? तो हरियाणा में, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो ये जल से आता है ना। ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी, है ना, वाटर से आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जल से आता है, ठीक है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण का जो अभिक्रिया होती है वो क्या होता है? जैसे कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है 6 CO2, और फिर जड़ों से क्या आता है? ये पानी लेता है जल 6 H2O, और यही क्या करता है कि प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब प्रकाश में संपर्क में आने के बाद, और क्लोरोफिल में, कहाँ? तो जो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल में, है ना, क्लोरोफिल में ये इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन और जल भी ये निकालता है, यानी कि ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 और +6O2, है ना, ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो वो है ग्लूकोज, है ना, कार्बोहाइड्रेट। और प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद पूछे तो वो है ऑक्सीजन, है ना, O2। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो पानी से आया। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। और जाइलम यहाँ पर है। जाइलम क्या होता है? तो पौधों में जल का वहन कौन करता है? तो जाइलम उत्तक करता है, ठीक है। तो याद रखना है, पौधों में जल का वहन जाइलम उत्तक करता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। और भोजन का वहन कौन करता है? फ्लोएम करता है, ठीक है। याद कैसे रखना है? जल जाइलम, अब भोजन को बोलना क्या? फूड। याद करने के लिए आसानी से याद रहेगा, फूड फ्लोएम। जल जाइलम फूड फ्लोएम, जल जाइलम फूड फ्लोएम, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है क्या? सक्रिय परिवहन कहा जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडिएशन के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आया बात क्या? कोशिका की। कोशिका से कई अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। मानव शरीर की बात करें, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो कोशिका ही होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। याद रखना, रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में कोशिका की खोज, ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। इसी तरह आपको 3 नाम मिलेगा, ठीक है, रॉबर्ट जैसा, ठीक है। तो वो तीनों को एक साथ पढ़ना जब भी पढ़ना है। जैसे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका के केंद्रक की खोज पूछेगा तो वो है किसने? रॉबर्ट ब्राउन, है ना। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब? 1831 में। और एक आता है क्या? टीवी के बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। वो कब किया था? 1882 में, ठीक है। एक बार फिर समझिए तीनों, ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, कौन? रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में। और टीबी के बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। कब? 1882 में किया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। याद कैसे रखना है? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान, सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान, है ना। सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था।
ठीक है। तो और यहाँ पर एक दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना आपको। कोशिका विभाजन की खोज पूछे किसने किया था, तो वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। कोशिका विभाजन की खोज जर्मनी के वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। लेकिन पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में यह स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक, तो ये चीज़ें दोनों ध्यान रखना है। फिर समझिए, कोशिका विभाजन की खोज जर्मनी के वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था, लेकिन पहली बार रुडोल्फ विर्चो 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक, इसमें मालूम क्या होता है, इसमें केवल एक प्रोटॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पीछे आप कोशिका से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख सकते हैं, क्या मालूम। सबसे बड़ी कोशिका पूछे आपको तो शुतुरमुर्ग का अंडा बोल देना है, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका वो होता है शुक्राणु होता है। ठीक है, यहाँ बात कर रहे थे क्या, हाइड्रोजन अणु के नाभिक किससे बना होता है, तो केवल एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, तो और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 2 होता है। तो इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और बात करते क्या, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। जैसे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो 3 समस्थानिक है। कौन कौन सा है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करें तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। सबसे हल्की गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाना तत्व या तो गैस कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन है। सूर्य में पूछे सबसे ज़्यादा या तारा में पूछे सबसे ज़्यादा, तो हाइड्रोजन है। ठीक है, इस टाइप के 4 प्रश्न आते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड या सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन हो गया, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हो गया, और पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाना तत्व ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के भूप्रकृति और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और रही बात हाइड्रोजन की ओर, तो हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम को चुने। तो विषम को चुने, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सोना और चांदी, प्लेटिनम और हीरा। इसमें से विषम कौन सा है, तो देखिए सोना, चांदी और प्लेटिनम की बात करें तो ये तीनों धातु है, लेकिन हीरा क्या है, अधातु है। ये तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हीरा इसमें क्या अधातु है, बाकी ये सब क्या धातु है। जैसे सोना का प्रतीक पूछा जाए तो क्या होता है, AU है ना, ओरम, और इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 79। ठीक है, और बात करते हैं किसकी, चांदी की, जो कि विद्युत का या तो उष्मा का सबसे अधिक सुचालक जो है, चालक तत्व जो है यही है चांदी। ठीक है, चांदी की परमाणु संख्या कितनी होती है, 47। चांदी का प्रतीक क्या होता है, AG। ठीक है, और रही बात प्लेटिनम की, प्रतीक क्या होता है, PT, और इसकी परमाणु संख्या होती है कितनी, 78। ठीक है, और हीरा क्या है, हीरा तो कार्बन का अपरूप है। ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब कार्बन का अपरूप है। ठीक है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ भी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार ये हुआ था यूरोप में। ठीक है, अच्छा ये पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रेफाइट जो है एकमात्र अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है। ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा कि एकमात्र अधातु जो कि विद्युत का सुचालक है, तो वो है ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, ये सब क्या कार्बन का अपरूप है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो आग्नेय चट्टान कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ना। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टान का रूप ले लेती है, जिसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है ना, USGBC द्वारा विकसित
लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसे कहा जाता है ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व। ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व कहा जाता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर समझिए। देखिए, अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व कहा जाता है ना। और ये पूछा क्या था? देखिए, ये है जो ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन यानी LEED में नेतृत्व है, तो ये है क्या? तो देखिए, LEED का फुल फॉर्म क्या होता है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। दुनिया की सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली है। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली है। ठीक है, लीड जो है रेटिंग प्रणाली में केंद्रन के 7 क्षेत्र हैं: टिकाऊ साइटें, जल दक्षता, ऊर्जा और वातावरण, सामग्री और संसाधन, इंडोर, पर्यावरण गुणवत्ता, डिजाइन प्रक्रिया में नवाचार और क्षेत्रीय प्राथमिकता। ये संस्था ने प्रमाणन प्राप्त करने के लिए परियोजनाएं इन क्षेत्रों में क्रेडिट प्राप्त करती है। जैसे कि ISO किसी संस्थान को प्रमाणीकरण देता है। ISO क्या करता है? किसी संस्थान को प्रमाणीकरण देता है। ISI क्या है? वस्तुओं की गुणवत्ता की प्रमाणीकरण प्रदान करता है। हॉलमार्क क्या है? आभूषणों की शुद्धता को प्रमाणित करता है। यानी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि आभूषणों की शुद्धता को प्रमाणित करता है कौन करता है? तो हॉलमार्क से ना। किससे करते हैं? हॉलमार्क से। वस्तुओं की गुणवत्ता को ISI से, और किसी संस्थान की प्रमाणिकता ISO से, और खाद्यान्न वस्तुओं की प्रमाणिकता ट्रेडमार्क से। अब पर्यावरण का शुद्धता या प्रमाणीकरण किसको देते हैं? तो इको मार्क द्वारा दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एप्पल ने किया था। मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन एप्पल ने किया था। और ये एप्पल क्या है? तो एप्पल अमेरिका की कंपनी है ना। कहाँ की है? किस देश की? तो एप्पल अमेरिका की कंपनी है। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन थे? स्टीव जॉब्स थे। ठीक है, और IBM एक कंप्यूटर कंपनी है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और IBM जो है ये भी अमेरिका की कंपनी है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है शून्य उत्सर्जन वाहन है ना, ZEV, जीरो इमिशन व्हीकल्स। शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। जीका वायरस मच्छर एडीज एजिप्टी जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीले बुखार को भी संचारित करता है के द्वारा फैलता है। ये सही है ना। जीका वायरस जो है ये मच्छर के काटने से ही फैलता है। जो मच्छर जो कि एडीज एजिप्टी जो कि डेंगू जिससे फैलता है ना, चिकनगुनिया और पीला बुखार भी संचारित होता है, उसी से फैलता है। हाल ही में यह वायरस ब्राज़ील में तेज़ी से गति से फैलता पाया है। वायरस भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है और मस्तिष्क को बढ़ने से रोकता है। दिए गए अनुच्छेद से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि जीका वायरस जो है ये मच्छर द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जीका वायरस मच्छर द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट है कि सल्फर ने अपना नाम जो है किस भाषा से लिया? यानी सल्फर कौन सी भाषा है? तो ये है लैटिन भाषा है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सल्फर जो लैटिन भाषा है, सल्फर का प्रतीक क्या होता है? S होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना है? 16 है। इसका परमाणु भार कितना है? तो 32 है। ठीक है, सल्फर का। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो इतना तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? फिर समझिए, गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? क्वांटम भौतिकी, या तो ऊष्मागतिकी, या खगोल भौतिकी, या तो कण भौतिकी। तो इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।